हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी का जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके चैप्टर नंबर 10th को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, मानव बस्ती के बारे में। तो इस चैप्टर में हमने प्रीवियस सेशन में पहले तो जो रूरल सेटलमेंट है, रूरल सेटलमेंट यानी ग्रामीण बस्तियों के जो कौन कौन से फैक्टर है जो ग्रामीण बस्तियों के निर्माण को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने जो पैटर्न है वेरियस टाइप के जो बनते हैं रूरल सेटलमेंट से संबंधित, उनके बारे में डिस्कस किया। और रूरल सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन बस्तियों की प्रकृति के आधार पर हमने डिस्कस किया था। तो इसके बाद में हमने रूरल सेटलमेंट की जो समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ा था कि रूरल सेटलमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और उसके बाद में जो सेकंड सेशन था हमारा जो इस 10th नंबर चैप्टर का, उसमें हमने अर्बन सेटलमेंट के बारे में डिस्कशन किया। और जो वेरियस सिटीज है, फॉर एग्जांपल कैनबेरा है, अदीस अबाबा है, ठीक है। तो इनके बारे में हमने डिस्कशन किया और जो अर्बन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसके बारे में डिस्कस किया। तो आज के इस सेशन में हम नगरीय बस्तियों के प्रकार यानी जो अर्बन सेटलमेंट है वो कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हमारी जो ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि नगरीय बस्ती अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके द्वारा संपन्न किए गए जाने वाले कार्यों के आधार पर कई नामों से पुकारी जाती है, जैसे नगर, शहर, मिलियन सिटी, सन नगर और विश्व नगरी। यानी कि एक शुरुआत में हमने पढ़ा था कि ग्रामीण बस्तियां होती है, और उनमें ग्रामीण बस्तियों में दो प्रकार की बस्तियां होती है। एक होता है जो गुंचित टाइप की बस्तियां होती है जिनमें घर पास पास में बने होते हैं, और लार्ज स्केल पर थोड़ा सेटलमेंट का जो कंसंट्रेशन है वो हाई रहता है। और दूसरा हमने पढ़ा था जो छिद्रित अवस्था में होती है, मकान एक दूसरे से दूर होते हैं ग्रामीण बस्तियों में। ठीक है, तो उस टाइप की बस्तियां पढ़ी थी। और उसके बाद में हमने नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ा था। तो नगरीय बस्तियों का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो समय के साथ बढ़ता जाता है। हमने दो टर्म पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने नगर, ठीक है, और दूसरा पढ़ा था हमने नगरीकरण। ठीक है। जो अर्बन जो टर्म है नगर, जो शब्द है उसका जो मतलब है कि एक कोई अर्बन सेटलमेंट है। फॉर एग्जांपल हमने 1991 के पॉपुलेशन के बेसिस पे इंडिया में जो नगरीकरण की जो नगर है उसको परिभाषित किया था। और हमने बोला था कि ऐसा कोई क्षेत्र होना चाहिए जिसमें कहने का मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड हो, ठीक है, नगर पालिका या नगर निगम का हो, ठीक है, जो टाउन प्लानिंग कमेटी हो उसका हेडक्वार्टर हो। उसके बाद में दूसरी शर्त हमने पढ़ी थी कि 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड में हो। उसके बाद में हमने 5,000 पॉपुलेशन का पढ़ा था कि कोई भी क्षेत्र हो जिसमें 5,000 पॉपुलेशन हो। और उसके बाद में जो डेंसिटी है वो 400 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति हो। ठीक है, तो इस वाले जो पैरामीटर को क्रॉस करते हैं उन क्षेत्र को हम नगर के रूप में परिभाषित करते हैं। और दूसरा हमने नगरीकरण पढ़ा था, ये प्रोसेस है अर्बनाइजेशन, यानी जो नगर का कंटिन्यूअस ग्रोथ है उसको हम नगरीकरण के रूप में बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो अलग अलग प्रकार है, जैसे फॉर एग्जांपल नगर है और उसके बाद में शहर है, ठीक है, तो अलग अलग नामों से जानते हैं। और उसके बाद में जो अलग अलग नामों से जानने का आधार है वो जनसंख्या है बेसिकली। फॉर एग्जांपल नगर में जनसंख्या कम रहती है। उसके बाद में सिटी में जनसंख्या थोड़ी नगर से ज़्यादा रहती है। मिलियन सिटी यानी 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन, यानी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो। ठीक है। और उसके बाद में सन नगर हो, यानी 4-5 जो मिलियन सिटी है वो आपस में कनेक्ट हो। ठीक है। और उसके बाद में विश्व नगरी, यानी सबसे जो ब्रॉड लेवल है अर्बनाइजेशन का, वो विश्व नगरी, वर्ल्ड अर्बन के बारे में, विश्व नगरी के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले नगर के बारे में देखते हैं कि नगर एक्चुअली में क्या है। ठीक है। तो नगर के बारे में ये बात बोल रहा है कि नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। केवल जनसंख्या का आकार ही मानदंड नहीं होता। नगरों एवं ग्रामों के कार्य में विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती, परंतु कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा और थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती है। ठीक है। कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या इंडस्ट्री है वो नगर में रहेगी। उसके बाद में जो रिटेल जो ट्रेडर्स है, ठीक है, वो, और उसके बाद में जो व्यावसायिक सेवाएं हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी, टर्सरी, इस टाइप की, जैसे मेडिकल हो गया, कॉलेज हो गई कोई बड़ी। ठीक है, तो इस टाइप की जो फैसिलिटीज है वो हमें नगर में देखने को मिलती है। उसके बाद में शहर, ये अग्रणी नगर होता है जो अपनी स्थानीय एवं क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़ देता है। लेविस ममफोर्ड के शब्दों में वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। अब ये ऐसे के ऐसे स्टेटमेंट कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि
शहर के संदर्भ में ये कथन किसने दिया था कि वास्तव में जनसंख्या उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। ठीक है, तो आपको चार जियोग्राफर्स के नाम दे देंगे जो सेटलमेंट जियोग्राफर्स हैं उनके। तो आपको ये याद रखनी है बात कि लेविस ममफोर्ड ने शहर के बारे में ये बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है शहर नगरों से बड़े होते हैं और इनमें आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। यहाँ पर एक प्रमुख वित्तीय संस्थान जैसे प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय, यातायात के केंद्र, और इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी यानी 1 मिलियन से ज़्यादा, और तब इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। ठीक है, 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हो उनको मिलियन सिटी कहते हैं। ठीक है, तो शहर के बारे में ये चीज़ें हैं। उसके बाद में सन नगर यानी कन्वर्बेशन। सन नगर शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिले होते हैं और विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो इसके उदाहरण हैं। क्या भारत में आप इसके उदाहरण दे सकते हैं? ठीक है, भारत में एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल कैपिटल रीजन है। तो इसमें जो जैसे दिल्ली है, दिल्ली के इधर जो नोएडा है, और इधर गुरुग्राम है, फिर इधर मथुरा, आगरा। ठीक है, तो ये जयपुर वापस इधर आ गया, जयपुर वाला रीजन है। ठीक है, तो बीच में जो अलवर का अर्बनाइजेशन एरिया है, फिर गुरुग्राम का जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, उसके बाद में उत्तर की साइड में जो सिटीज है, तो इनका जो एक जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है, इसको हम सन्नगर बोलते हैं यानी कन्वर्बेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिलियन सिटी। अब मिलियन सिटी का है कि विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि लंदन है जो 1800 ईस्वी में मिलियन सिटी बना था, 1950 में पेरिस, 1960 में न्यूयॉर्क, 1950 में विश्व में 80 मिलियन सिटीज थे। ठीक है, इस मिलियन सिटी की वृद्धि प्रत्येक तीसरे दशक में 3 गुना हुई है। 1975 में इनकी संख्या 160 थी जो 2005 में 438 हो गई, यानी वर्ल्ड में टोटल जो मिलियन सिटीज है वो 438 से ज़्यादा है। ठीक है, वो 2005 की बात है। अभी 2022-23 में तो इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। 70 के मध्य में 162 मिलियन सिटी थे और 2005 में इनकी संख्या 3 गुना वृद्धि हुई और संख्या 438 तक पहुंच गई। 2016 में दुनिया में 512 शहरों में कम से कम 1 मिलियन यानी 10 लाख निवासी थे, और 2030 तक अनुमानित है कि 662 शहर कम से कम 1 मिलियन निवासी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में याद रखनी है। ठीक है, जिसमें पहली बात तो यही है कि जो मिलियन सिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या है कि जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, दूसरी बात कि सबसे पहला मिलियन सिटी कौन सा है? लंदन है। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि 2016 में दुनिया में 512 मिलियन सिटी थे और 2005 वाली बात याद रखनी है कि 438 थे। उसके बाद में जो अनुमानित है 2030 तक वो 662 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चार पांच चीज़ें आपको बेसिक याद रखनी है कि पहला लंदन बना, उसके बाद में 2005 में इतनी थी, 2016 में इतनी थी, और अनुमानित है 2030 में इतनी हो जाएगी। और मिलियन सिटी का कॉन्सेप्ट याद रखना कि 10 लाख से जो प्लस पॉपुलेशन है उसको मिलियन सिटी कहते हैं। उसके बाद में विश्व नगरी। ठीक है, विश्व नगरी का मतलब है कि यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है जिसका अर्थ होता है विशाल नगर, जिसका इसका प्रयोग 1957 में जीन गोटमैन ने किया था। ये बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन नगरों का समूह होता है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल सन नगर है, यहाँ पे हमने पढ़ा सन नगर। ठीक है, जो कन्वर्बेशन है वो दो तीन कन्वर्बेशन मिलकर एक महानगरी बनता है, विश्व नगरी सॉरी। ठीक है, जिसे विशाल नगर कहते हैं, ग्रीक वर्ड है, यूनानी। उसके बाद में विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहाँ पर बॉस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी कोस्ट है, ठीक है, न्यूयॉर्क के उत्तर में और न्यूयॉर्क के दक्षिण में। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन एरिया है, जो अर्बनाइज जो नगरीकरण का प्रोसेस है, उसको हम विश्व नगरी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है मेगा सिटी का वितरण। अब ये यहाँ पे चार पांच चीजें थी। ठीक है, अब मिलियन सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सॉरी, विश्व नगरी का कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है 1957 में जीन गॉटमैन। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि जीन गॉटमैन ने 1957 में विश्व नगरी शब्द का प्रयोग किया था। और आगे है मेगा सिटी का वितरण। अब जो वर्ल्ड में मेगा सिटी है उसका वितरण क्या है कि एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर उपनगरों से मिलकर 1 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मिलियन सिटी पढ़ा था। ठीक है, अब मिलियन सिटी किसे कहते हैं? जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन या 10 लाख से ज़्यादा हो। अब मेगा सिटी किसे कहते हैं? जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ हो, यानी 10 मिलियन या 100 लाख। ठीक है, तो 1 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन हो। ठीक है, तो मेगा सिटी और मिलियन सिटी में कंफ्यूजन नहीं होना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको कॉन्सेप्ट को दूर कर लीजिए, रट लीजिए, कैसा भी कर लीजिए। ठीक है, तो
इसमें सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क ने ये श्रेय प्राप्त किया था और इसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई। वर्तमान में 25 मेगा सिटी है, जिनमें से 50 पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों की अपेक्षाकृत विकासशील देशों में इनकी संख्या बढ़ी है। ठीक है। अब विकासशील देशों में इनकी संख्या क्यों बढ़ी है, उनका एक कारण है। ठीक है, वो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। तो एक पहले ये चीज याद रखनी है कि प्रथम मिलियन सिटी थी वो लंदन थी, और प्रथम मेगा सिटी थी वो कौन सी थी, न्यूयॉर्क थी। अब मिलियन सिटी में प्रथम जो लंदन बना था वो बना था 1800 में। ठीक है। और मेगा सिटी प्रथम कब बना, 1950 में न्यूयॉर्क बना था। ठीक है। और ये लंदन बना। अब हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद में यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, उनमें नगरीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ था। उसके बाद में हमने पढ़ा कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो विकासशील देश है उनमें नगरीकरण का प्रोसेस पढ़ा है। ठीक है। तो पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में इनकी जनसंख्या बढ़ी है। कहाँ पे बढ़ी, मेगा सिटीज में। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और इसका एक मेन कारण क्या है जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो विश्व में मेगा सिटीज है 2012 के अनुसार यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है। इनमें जो अपने इंडिया की कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहली एक तो जो टोक्यो है जापान। ठीक है, उसकी। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हमारी दिल्ली है। और तीसरे चौथे नंबर पर मुंबई है। उसके बाद में वापस जो इंडिया का शहर शहर है वो कोलकाता है। और कोलकाता के बाद में इंडिया का कोई शहर बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु से पहले चेन्नई होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। लॉस एंजल्स, पेरिस, और चेन्नई यहाँ पे 30 नंबर पे है। ठीक है। तो 4 नंबर पर कौन है, सॉरी 2 नंबर पर तो है दिल्ली, 4 नंबर पर है बॉम्बे। ठीक है। 14 नंबर पर है कोलकाता। और 28 नंबर पर बेंगलुरु। और 30 नंबर पर है चेन्नई। ठीक है। तो ये इंडिया के जो मेगा सिटी है उनको आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो सबसे पहला याद रखना है, दूसरा इंडिया के कौन कौन से हैं। उसके बाद में ये दिल्ली और मुंबई के बीच में शांघाई है। ठीक है। और साओ पाउलो ब्राज़ील का है। ठीक है। तो ये बेसिक 4 चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट नहीं है डाटा। नेक्स्ट है विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। अब हमने ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं पढ़ी थी रूरल सेटलमेंट की, वैसे के वैसे अर्बन सेटलमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनको एक बार देखते हैं। विकासशील देशों में बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं होती है। अवांछनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण, यानी अन जो बैलेंस्ड जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, कंसंट्रेशन होता है, छोटे व तंग आवास व गलियां, पीने योग्य जल जैसी सुविधाओं की कमी। इसके अतिरिक्त इससे इसमें आधारभूत ढांचा जैसे बिजली नहीं होना, गंदे पानी की निकासी रहना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि सुविधाओं का भी कमी होना। जैसे हमने रूरल सेटलमेंट में पढ़ा था ना कि बिजली की समस्या रहती है, रोड कनेक्टिविटी नहीं रहती है। उसके बाद में जो बेसिक एम्यूनिटीज होती है, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वो नहीं मिलती है। वैसे के वैसे सिटी में भी ये प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है। तो क्या आप अपने नगर कस्बे में उत्पन्न निम्नलिखित समस्याओं में से किसी की भी पहचान कर सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं होती है किसी न किसी नगर में। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पीने योग्य जल की उपलब्धता कम रहती है। उसके बाद में विद्युत आपूर्ति आपूर्ति है वो निम्न स्तर की होती है। उसके बाद में जो मल जल यानी जो सीवेज जो लाइनें हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है। परिवहन एवं संचार सुविधाएं विकसित नहीं होती है। ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम रहती है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी अवसंरचना। ठीक है। और उसके बाद में जल एवं वायु प्रदूषण रहता है। ठीक है। और इसके समाधान सोच सकते हैं। ठीक है। तो इनके समाधान यही है कि जो प्रॉपर अर्बन प्लानिंग का सिस्टम है उसको, और जो पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन हो रहा है उसको कैपेसिटी के अनुसार बढ़ावा देना। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल कोई स्लम्स एरिया जैसे बॉम्बे की धारावी बस्ती है। ठीक है, धारावी, सॉरी। तो धारावी बस्ती में क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो एक तो सरफेस एरिया है, जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत कम है। और उसके बाद में जो झोंपड़पट्टी का निर्माण हुआ है वहाँ पे, ठीक है, वो पत्थरों टाइप के घर बनाए हुए होते हैं। ठीक है, गंदा पानी घर के सामने से बहता रहता है। बिजली बिल्कुल ही है नहीं। पीने योग्य पानी भी है नहीं, टैंकर से पानी सप्लाई होता है। ठीक है, फिर वो थोड़ा बहुत पानी मिलता है उनको और उसके लिए लड़ते रहते हैं। ठीक है। और उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी होती नहीं है, मेडिकल और हेल्थ की फैसिलिटी होती नहीं है, उनके प्रॉपर मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद में नगरीय बस्तियों की समस्याएं। ठीक है। अब यहाँ पे नगरीय विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं ये है। उसके बाद में नगरीय बस्तियाँ, ठीक है, सेम वही प्रॉब्लम है। रोजगार के अवसर एवं नागरिक सुविधाओं के लिए मानव शहरों की ओर बचाता है, परंतु विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित होते हैं, यानी जो अनप्लान्ड सिटी होती है। अतः आने वाले व्यक्ति अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा करते हैं। विकासशील देशों में आधुनिक शहरों में आवास की
आवासों की लंबवत विस्तार यानी बहुमंजिला जो वर्टिकल बिल्डिंग्स बनती है, ठीक है, 20 मंजिल 25 मंजिल, तथा गंदी बस्ती की वृद्धि प्रमुख विशेषताएं हैं। अनेक देशों अनेक शहरों में जनसंख्या का बढ़ता भाग, निम्न स्तरीय आवास जैसे गंदी बस्तियां, अनाधिकृत जो बस्तियां हैं, ठीक है, कहने का मतलब जो गवर्नमेंट लैंड पे रहती है। भारत में अधिकांश मिलियन सिटी 25% निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं, और ऐसे नगर अन्य नगरों की अपेक्षा दोगुना तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग अनाधिकृत बस्तियों में रहता है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 60%, यानी कि 40% लोगों के लिए शहर को प्लान किया था, लेकिन वहाँ पे 100% में से जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख पॉपुलेशन रह रही है प्रेजेंट टाइम पे किसी शहर की, तो जिस समय शहर को प्लान किया गया था उस समय सिर्फ 40,000 पॉपुलेशन का सोचा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अनबैलेंस्ड ग्रोथ हो गई सिटी की, और वहाँ पे 60,000 लोग एडिशनल आ गए, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब नेक्स्ट है, एक स्वस्थ शहर क्या है, ठीक है, यानी जो एक हेल्दी सिटी किसे बोलेंगे हम, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बतलाया है कि एक स्वच्छ शहर में निम्नलिखित सुविधाएं होना आवश्यक है, ठीक है। पहला है स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। दूसरा, सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करें, ठीक है, यानी हेल्थ है, मेडिकल है, एंटरटेनमेंट के जो रिसोर्सेज है वो मिले सभी को। स्थानीय शहर में समुदाय की भागीदारी होना, ठीक है, जो सॉरी स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी होना, जो रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट बनती है, नगर पालिका नगर निगम में, ठीक है, वहाँ पे जो अ, जो स्थानीय लोग हैं उनकी भागीदारी होना, ठीक है। सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, जो हेल्थ की फैसिलिटी है, ठीक है, पानी बिजली सड़क, ये सारी सुविधाएं, ठीक है। तो यहाँ पे स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको वो रिजोल्व कर सके इस को, ठीक है। तो इस टाइप की वो अपने प्रॉब्लम स्वयं सॉल्व कर ले। नेक्स्ट है आर्थिक समस्याएं, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है। विश्व के विकासशील देशों में ग्रामीण व छोटे नगरीय शहरों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यह विशाल प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों अकुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देती है, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, दिल्ली है, बॉम्बे, चेन्नई है, ठीक है, और दूसरे जो लोकल लेवल के सिटी है, ठीक है, तो इनमें सभी में ये आर्थिक लेवल की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। अब विकासशील देशों के शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त है। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बहुसंख्यक निवासी की आधारभूत सामाजिक ढांचा आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती है। उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर रहती है। विकासशील देशों में स्वास्थ्य सूचक भी एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं। बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण इन नगरों में जनसंख्या का लिंग अनुपात भी असंतुलित होता है। अब जो कच्ची बस्तियों का निर्माण होता है, ठीक है, अब हमने प्लान तो 40,000 का किया था, लेकिन पॉपुलेशन 60,000 आ गई, तो उस समय क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बॉम्बे की धारावाही बस्ती है, ठीक है, अब वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे एक तो जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा, तो उनको न तो अच्छी बिजली मिलेगी, न पानी मिलेगा पीने के लिए, न सीवरेज का प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है, न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वायु और जल प्रदूषण अलग से है, ठीक है। और उसके बाद में जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, उनको रोजगार मिलेगा नहीं, शिक्षा मिलेगी नहीं अच्छी, तो वो क्या करेंगे, समाज में चोरियां करेंगे, ठीक है, अपराध करेंगे, बलात्कार करेंगे, इस टाइप के जो अनएथिकल वर्क होते हैं वो करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में उनके जो मॉरल डेवलपमेंट है वो भी हो नहीं पाता है, ठीक है। उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सामाजिक अव्यवस्था को जन्म देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जनसंख्या का लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है। अब ग्रामीण स्तर में कोई व्यक्ति होगा ग्रामीण लेवल का, वो शहर में कमाने जाएगा, तो जिस जगह पे वो कमाने जाता है वहाँ पे लिंग अनुपात, कहने का मतलब महिला की तुलना में पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय समस्याएं, ठीक है। अब आपको यदि आर्थिक समस्याएं और सामाजिक समस्याएं पता चल गई है, तो जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो भी लगभग पता चल गई होगी कि विकासशील देशों में रहने वाली विशाल नगरीय जनसंख्या जल का केवल उपयोग ही नहीं करती, वरन जल के सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण भी करती है। विकासशील देशों में अनेक नगरों में पीने योग्य जल की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति तथा घरेलू एवं औद्योगिक उपयोगिक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यधिक कठिन है। अब जल का 3 प्रकार से उपयोग होता है, एक तो पीने के लिए होता है, ठीक है, वो घरेलू आवश्यकताओं के लिए, और तीसरा औद्योगिक उपयोग के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल नहीं करते हैं। घरेलू एवं
औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषित हो जाता है। एक अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वास्थ्यकर दशाएं पैदा करती है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को सामान्य मल व्यवस्था में डाल दिया जाता है या बिना किसी शोधन के अनिश्चित स्थानों पर डाल दिया जाता है। अब एक्चुअली में क्या होता है, जो सीवेज लाइनें होती है वो कहीं पे जो फूट जाती है पाइपलाइन ना, तो उस वजह से क्या है कि आसपास वाले रीजन में वो सिटी का गंदा पानी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक तो जो वायु प्रदूषण होता है हो जाता है, उसके बाद में जो लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, आसपास रहने वाले लोग हैं उनमें मच्छर संबंधित जो बीमारियां हैं, ठीक है, या जल संबंधित बीमारियां हैं वो फैल जाती है। तो कहने का मतलब ओवरऑल वहाँ पे एनवायरनमेंट पूरा खराब हो जाता है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं जो नगर में उष्माद्वीप हीट जो आइसलैंड है उसको बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी जो सीमेंट क्या करती है, जो कार्बन को एब्जॉर्ब करती है, तो उस वजह से जो सिटी का टेम्परेचर है वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिटी है, तो आसपास में जो टेम्परेचर है, तो सिटी का टेम्परेचर आसपास वाले टेम्परेचर टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री हाई रहता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कीजिए, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो सिटी में आप मान के चलिए कि यहाँ पे 27-28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। तो इसका मेन कारण क्या है कि एक तो जो वाहनों द्वारा जो उत्सर्जन होता है उसकी वजह से, उसके बाद में जो कंक्रीट के बड़े बड़े जो सिटीज़ बनाए जाते हैं उन वजह से, उसके बाद में वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से, और इस वजह से जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो सिटी में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हीट आइसलैंड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि समान संसाधन एवं मनुष्य के संचालन संचलन के द्वारा शहर नगर ग्रामीण बस्ती आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मानव बस्तियों को बनाए बनाए रखने के लिए नगरीय ग्रामीण संपर्क अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि ने रोजगार सृजन एवं आर्थिक अवसरों को पीछे धकेल दिया है। यानी पॉपुलेशन इतनी अनकंट्रोल ग्रोथ हो गई है कि रोजगार और आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा गई, बिगड़ गई है, जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास क्रमशः बढ़ता है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में पहले से ही समस्याग्रस्त ढांचा सुविधाओं और सेवाओं से बहुत अधिक दबाव बढ़ गया है। ठीक है, जो कहने का मतलब सिटी में फॉर एग्जाम्पल 40,000 के लिए हमने व्यवस्था की थी और वहाँ पे 60,000 एडिशनल आ गए, तो उस वजह से जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है। ग्रामीण निर्धनता को दूर करना शीघ्र आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों में रहन सहन और के स्तर को सुधारना और वहाँ पर रोजगार एवं शिक्षा के अवसरों को सृजन करना आवश्यक है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक सामाजिक पर्यावरण एवं आवश्यकताओं को संतुलित करके उनके अनुपूरक योगदान तथा संपर्कों का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, यानी सिटीज को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए, इस पर फोकस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है नगरीय रणनीति की योजना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर रणनीति में निम्नलिखित प्राथमिकताएं बताई है। अब जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएनडीपी, ठीक है, तो इसने बेसिकली ये 4-5 चीज़ें बोली है कि ये यदि किसी शहर में होगी तो वहाँ पे जो शहर का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसमें पहला बोला है कि नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि करना, यानी उनको एक टेम्परेरी हाउस प्रोवाइड करवाना। आधारभूत नगरीय सुविधाएं जैसे शिक्षा है, प्राथमिक स्वास्थ्य है, स्वच्छ जल है, सफाई का प्रबंधन है और आदि इस टाइप की सेवाएं उपलब्ध करवाना, यानी सस्ती स्वास्थ्य से सुविधाएं उपलब्ध करवाना, सस्ती शिक्षा, और उसके बाद में स्वच्छ जल प्रोवाइड करवाना, सफाई का प्रॉपर मैनेजमेंट रखना, ये सारी चीज़ें होगी तो सिटी में जो एडिशनल बर्डन क्रिएट होगा वो थोड़ा कम होगा। महिलाओं को मूलभूत सेवाएं तथा राजकीय सुविधाएं तक पहुंच में सुधार करवाना। मूलभूत सेवाओं यानी उनको जो वर्किंग कंडीशन है उनमें इम्प्रूवमेंट करना, और उनको जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उनके लिए अच्छा डेवलप करना। उसके बाद में ऊर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्रों को उन्नत बनाना, यानी जो एनर्जी के रिसोर्स है जो उनको प्रॉपर मेंटेन करना रिक्वायरमेंट के अनुसार, और वायु प्रदूषण को कम करना। ठीक है, जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है सिटी को, उसको थोड़ा कम करना। तो आज के इस सेशन में इतना ही था, और इसी के साथ हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी है जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वो कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने 10 चैप्टर को डिस्कस किया है, और इसमें हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में देखा था शुरुआत में, यानी शुरुआत में जो टॉपिक पढ़े थे उनमें पहला तो हमने जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके नेचर को पढ़ा था, और उसके बाद में पॉपुलेशन को पढ़ा था, वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलेशन कंपोजिशन को कॉन्टिनेंट वाइज। उसके बाद में माइग्रेशन को देखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट को देखा था। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ के बारे में देखा था, और क्वाटरनरी और क्वार्नरी एक्टिविटीज़ के बारे में।
उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड के बारे में देखा, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, और लास्ट में हमने ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में देखा। तो ये सारे टॉपिक हमने ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में डिस्कस किए हैं। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने 11th क्लास की जो जो सॉरी भारत का भौतिक पर्यावरण है 11th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें हमने भारत की फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में देखा। सबसे पहले लोकेशन को देखा था, उसके बाद में फिजियोग्राफिक डिवीजन को देखा, और उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम को देखा था, जो अपवा तंत्र है उसको। उसके बाद में मृदा सॉइल्स को पढ़ा था, और जो क्लाइमेट है इंडिया का, जलवायु है भारत की, उसके बारे में पढ़ा। वनस्पति के बारे में पढ़ा था, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट और जो वेरियस डिजास्टर है, फॉर एग्जांपल भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो यदि आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी का डिस्कशन नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर गो थ्रू कीजिए। और 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी का हमने डिस्कशन कर लिया है, और आने वाले सेशन में हम 11 जो 12th क्लास की दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है जो इंडिया के संबंध में है, उसमें हम इंडिया के बारे में पॉपुलेशन पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटीज पढ़ेंगे, कृषि क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ह्यूमन सेटलमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम 12th क्लास के एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे। और इस 12th की एनसीईआरटी को जो इंडिया के बारे में है उसको हम 20 मई से पहले पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 20 या मैक्सिमम 25 मई से पहले पहले, क्योंकि जून में आपके यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। तो उससे पहले जो 11th क्लास की एक बुक है और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, उसको भी कंप्लीट करना है। तो वैसे करके जो यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट नंबर 10th है इंडिया की ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस 11th और 12th की एनसीईआरटी को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मेक श्योर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है इम्प्रूवमेंट के लिए, कोई टॉपिक के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, थैंक यू।